तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, कल आप सबने क्या देखा था? श्वसन में आपने देखा था कि वायु जो है, ऑक्सीजन जो है, किस तरीके से पहुंचता है। मैंने कल बता दिया था। कल क्या मतलब पिछले क्लास में, पिछले एपिसोड में, पिछले सीरीज में जो हमारा पार्ट 1 था, उसमें हमने देखा था कि ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम बोले तो श्वसन तंत्र है। हम क्या देखे थे कि यहाँ से इस रास्ते से होते हुए एयर जो है, इस रास्ते से होते हुए क्या हुआ है, इस रास्ते से होते हुए एयर जो है यहाँ आया है और आकर के एयर इधर इंटर कर गया है, इधर इंटर कर गया। यहाँ पे एक बैलून लेके स्ट्रक्चर था, हम लोग देखे थे। ये पूरा बैलून लेके स्ट्रक्चर था जिसका नाम बेटा एल्वोली थी। क्या नाम था इसका? एल्वोली था। और इस एल्वोली के अंदर सारा हवा इकट्ठा हो गया है, जिसको हम यहाँ देख भी सकते हैं। कल हम पढ़ा भी दिए थे आप लोगों को। यहाँ ये बैलून लेके स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या हुआ था, सारा एयर आकर के इकट्ठा हो गया था, भर गया था। अब इकट्ठा होने के बाद इस यहाँ से एयर में से ऑक्सीजन को निकाल करके कौन लेकर गया था? तो यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल कर लेके जाने वाला कौन था बाबू? वो था हीमोग्लोबिन। कौन था? कौन था सोना? वो था हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन के अंदर क्या हुआ, ध्यान से समझेंगे। अब क्या हुआ कि हीमोग्लोबिन क्या हुआ, जैसे ही इस एयर में से मैंने क्या बताया था, एयर क्या होता है, हवा क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि हवा जो है वो क्या है बेटा, गैसों का मिश्रण है, यानी कि उसमें बहुत सारे प्रकार की गैसें मौजूद है। अब उन सारी गैसों में से हमें सिर्फ किसकी ज़रूरत है? हमें सिर्फ ज़रूरत है ऑक्सीजन की, बाकियों से हमें मतलब नहीं है। हम ये बात नहीं कह रहे, ये बात हीमोग्लोबिन कहता है। क्या कहता है कि हमें मतलब सिर्फ पूरे एयर में से ऑक्सीजन से है, बाकियों से मतलब नहीं है। तो हीमोग्लोबिन क्या किया, यहाँ से एयर में से ऑक्सीजन को बाहर निकाल लिया और लेके उसको चला गया कहाँ पे, कोशिका के अंदर लेके जाएगा। तो जब यहाँ से बाहर लेके निकला तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया था ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये हम लोग कल देख चुके थे। क्या नाम हो गया उसका? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जैसे ही आप आगे आएंगे तो आप आगे देखेंगे कि एल्वोली में से ऑक्सीजन को बाहर निकाल के लाने का काम कौन किया? तो वो काम किया हीमोग्लोबिन किया। किस रूप में लेके आया? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में लेके आया। कहाँ लेके आया? तो कोशिका के अंदर लाया। आपको पता है कि कोशिका में पहले से जो खाना हम खाए थे, वो खाना क्या हुआ था, पूरी तरीके से डाइजेस्ट होने के बाद वह सारा खाना क्या हुआ था, ग्लूकोज के फॉर्म में जाके कोशिका में बैठ चुका था। क्या हुआ था? कोशिका में बैठ चुका था। बात समझ में आ रही है? अब मैंने कल दो चीज और बताया था कि हमारे शरीर के अंदर गैसों का एक्सचेंज, मतलब गैसों का आदान प्रदान दो जगह होता है। एक जगह रक्त से कोशिका में और कोशिका से रक्त में, एक जगह एल्वोली से रक्त में और रक्त से एल्वोली में, दो जगह। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन आ रहा है रक्त में तो CO2 जा रहा है एल्वोली में, यहाँ ऑक्सीजन जा रहा है कोशिका में तो CO2 आ रहा है रक्त में। यहाँ का जो प्रोसेस होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा डिफ्यूजन। यहाँ आप देख चुके हैं। क्लियर? तो ये सब चीज़ें हम लोग कल देख चुके थे। अब हमें ये समझना है, कि जब, ध्यान समझो, ये बेटा हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये क्या है, ये सेल है। अब हमको पता है कि यह अगर सेल है तो इस सेल के अंदर एक बैठा हुआ है दुल्हनिया C6H12O6। किसके इंतजार में बैठी है ये दुल्हनिया? तो ये दुल्हनिया बैठी हुई है किसके इंतजार में? तो वो बैठी हुई है ऑक्सीजन के इंतजार में। अब यहाँ पे कौन आ गया? अब यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन। कौन आ गया? ऑक्सीजन। ये क्या है? तो ये है एक कोशिका। ये क्या है? यह कोशिका है। क्या है बाबू? ये बोले तो कोशिका है, मतलब इसको हम लोग सेल भी कहते हैं इंग्लिश में। अब क्या है, ध्यान समझोगे, अब ये कहाँ होता है? अब इस यहाँ पे किस तरीके से ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को, ये किसका फॉर्मूला है? तो ये है फॉर्मूला ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का। ध्यान समझेंगे। तो अब हमें ये देखना है कि किस तरीके से यहाँ ऑक्सीजन इसको, यानी कि इस पॉइंट को, C6H12O6 को, ग्लूकोज को यहाँ पर ऑक्सीजन कैसे जलाएगा, कैसे तोड़ेगा उसको, कैसे तोड़ के वहाँ से एनर्जी को बाहर करेगा, ये समझना है। तो ध्यान समझो। ये हो गया बाबू तुम्हारा C6H12O6। ठीक है। क्या होता है
बाय द एक्शन ऑफ, ध्यान दो, जब इसका रिएक्शन करवाया जाता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ध्यान से समझोगे यहां पे, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, एक मिनट पहले हम तुमको एक और चीज समझा दें, एक मिनट पहले ये नहीं समझो, पहले तुम समझ लो ऐसे। जब ये क्या है, ये है तुम्हारा बहु ग्लूकोज, क्या है, ग्लूकोज है। जैसे ही ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ये सारा रिएक्शन कहाँ हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है कोशिका के अंदर। ऑक्सीजन कैसे पहुंचा है यहाँ तक, ये आप समझ चुके हैं। ऑक्सीजन कैसे पहुंचा है, तो श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा पहुंचा है। श्वसन मतलब श्वास की प्रक्रिया के द्वारा, जिसमें हम लोग क्या किए थे, एयर लिए थे, वो सारा एयर जाके एल्वोली में इकट्ठा हो गया था, और उस एल्वोली में से ऑक्सीजन को निकाल के लाने का काम हीमोग्लोबिन किया था, और ला के कहाँ छोड़ा था, तो कोशिका के अंदर छोड़ा था। अब क्या करना है, इस ग्लूकोज को तोड़ना है, क्योंकि ये ग्लूकोज जब तक टूटेगा नहीं, जलेगा नहीं, तब तक यहाँ से ऊर्जा बाहर आने वाली नहीं है। तो जैसे ही ऑक्सीजन क्या करता है, इस ग्लूकोज के ऊपर एक्शन करता है, तो ये क्या होता है, ये टूट जाता है इसके हाफ में। तो क्या बनेगा, हाफ टूटेगा तो C3H6, और यहाँ क्या बन जाएगा लड्डू, यहाँ बन जाएगा O3। क्या बन जाएगा, O3 बन जाएगा। बाबू याद रखना, इसका नाम होता है पायरुवेट। इसका नाम क्या होता है, पायरुवेट होता है। पायरेट भी इसको बोला जाता है। ये पायरेट में टूटता है, किस में टूटता है, पायरेट में। अब ध्यान समझना, जो पायरेट में टूट गया, यानी कि C3H6 और O3 में टूट गया, अब फिर यहाँ पे क्या होगा, अब फिर यहाँ पे ऑक्सीजन का एक्शन होता है। तो अब जब यहाँ पे ऑक्सीजन का एक्शन होगा, तो यह 3 कंडीशन में होगा बेटा। कितने कंडीशन में होगा, 3 कंडीशन में, याद रखना। अब मैं तुम्हें यहाँ लिख के समझा दूं, यह कितने कंडीशन में होगा, यह होगा तुम्हारा 3 कंडीशन में। समझो, सबसे पहले चीज क्या होगा कि अब यहाँ पे एक ऐसा कंडीशन होगा जहाँ पे इसको टूटने के लिए, मतलब किसको टूटने के लिए, पायरेट को टूटने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन मौजूद है। ये पायरेट टूटना चाहता है, क्यों, क्योंकि जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक एनर्जी बाहर नहीं आएगी। तो ये पायरेट टूटना चाहता है, तो जितना अमाउंट चाहिए, जितना क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए इस पायरेट को टूटने के लिए, अगर उतना ऑक्सीजन मिल जाए तो ये पायरेट कैसे टूटेगा। तो ध्यान समझो, जब ऑक्सीजन की मात्रा काफी हो, इसे क्या करने के लिए बेटा, इसे तोड़ने के लिए, इसे तोड़ने के लिए क्या हो, पायरुवेट की मात्रा क्या हो, सॉरी ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो, सफिशिएंट हो, काफी हो। तो किस में टूटेगा ये, तो ये टूट जाता है बाबू आपका CO2 में, प्लस यहां से निकलता है H2O, और यहां से निकलती है बेटा आपकी क्या, एक मिनट, यहां से निकलती है आपकी क्या, यहां से निकलता है बाबू आपका क्या, ऊर्जा। यहां से क्या निकलेगा, यहां से आपका निकलेगा ऊर्जा। अगर कोई पूछे कितना ऊर्जा निकलता है, तो यहां पे सबसे अधिक ऊर्जा निकलती है 38 ATP। कितना, 38, यानी कि 38 ATP क्या होता है, यहां से ऊर्जा बाहर निकलता है। कोई डाउट है, बात समझ में आई। कब, जब इस पायरेट को टूटने के लिए जितना ऑक्सीजन की जरूरत थी उतना मिल गया तब। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि जितना ऑक्सीजन की जरूरत है इस पायरेट को टूटने के लिए उतना नहीं मिला, बहुत कम मिला। क्या हुआ, मतलब ऐसा समझो कि तुम्हें भूख लगी है, तुम्हें खाना खाना है, लेकिन तुम्हें खाना मिला, लेकिन कितना मिला, बहुत कम मिला। तो तुम्हारा काम चल जाएगा, लेकिन तुम क्या होगा, तुम्हारी बॉडी को जितना भी न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए वो फुलफिल तो नहीं हो पाएगा अगर तुमको खाना बहुत कम मिले तो, ऐसा है ना। तो वैसे ही क्या होगा, यहां भी होगा। जब इसको तोड़ने के लिए जितना ऑक्सीजन की जरूरत है उतना नहीं है, बहुत कम है, तो कैसे टूटेगा, तब किस फॉर्म में टूटेगा ये पायरुवेट। तो याद रखोगे, क्या याद रखोगे यहाँ पे, 1 मिनट,
तब यहां पे याद रखोगे कि जब इसे टूटने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो, क्या हो, बहुत कम हो, तो ये कैसे टूटेगा, ध्यान समझो। चलो एक मिनट, तो ये कैसे टूटेगा, तब यहाँ पे ये टूटता है, किसमें टूटता है बाबू, ध्यान समझना। तब यहाँ पे तुम्हारा ये टूटेगा CO2 प्लस यहाँ निकलेगा H2O, और ध्यान समझना, और यहाँ पे क्या निकलेगा, इस यहाँ CO2 कर लो, इस CO2 तो हर एक चांस में निकलेगा ही, यहाँ तुम H2O का हटा दो, क्या होगा यहाँ पे CO2, और यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा इथेनॉल, सॉरी यहाँ इथेनॉल नहीं निकलेगा ना, यहाँ तो लैक्टिक एसिड आता है, यहाँ क्या निकलेगा, लैक्टिक एसिड, ओ हिंदी में लिखना होगा ना, 1 मिनट, क्या होगा बाबू, यहाँ होगा तुम्हारा लैक्टिक एसिड, किस में टूटेगा ये, लैक्टिक एसिड में टूटेगा, और इस कंडीशन में भी क्या होगी, ऊर्जा निकलेगी, प्लस क्या होगी, ऊर्जा निकलेगी, लेकिन वो ऊर्जा बहुत कम होगी, सिर्फ 2 ATP होगी, कितनी होगी, सिर्फ 2 ATP होगी, याद रखना, कब, जब ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में हो पैरेट को तोड़ने के लिए, तब कुछ इस तरीके से इक्वेशन आएगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब एक तीसरा कंडीशन ये आता है कि जितनी मात्रा चाहिए इस पैरेट को टूटने के लिए उतना तो छोड़ दो, बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा है, जैसा दूसरे केस में हुआ था। अब तीसरे केस में ऐसा आएगा कि जितना जरूरत है वो तो छोड़ दो, बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल जो है ना जीरो है वह ऑक्सीजन, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, कुछ बिल्कुल है ही नहीं, तो किस कंडीशन में टूटेगा ये पैरेट, तो ध्यान से बाबू इस चीज को समझना, तब थोड़ा सा इसको अच्छे से समझना है हमें। 1 मिनट, देखो तब क्या होगा, अब समझो, 1 मिनट, जब 1 मिनट, जब ऑक्सीजन की बिल्कुल थोड़ी भी मात्रा मौजूद नहीं हो, मतलब पूरी तरीके से अनुपस्थित हो कौन, ऑक्सीजन, तो कैसे टूटेगा ये, तो बेटा ये टूट जाता है आपका किसमें, ध्यान से समझेंगे, तो ये आपका अब टूट जाएगा, लो तब ये यहां पे बनाएगा क्या, इथेनॉल, क्या बनाएगा, इथेनॉल बनाएगा, तब यहाँ पे क्या बनेगा, H2O बनेगा, और फिर इस कंडीशन में भी क्या बनेगी, ऊर्जा बनेगी, लेकिन ये ऊर्जा भी बहुत कम होगी, सिर्फ कितनी, 2 ATP, कितनी होगी, सिर्फ 2 ATP। आए बात समझ में, तो ये 3 कंडीशन में पायरेट टूटता है, कब, जब ऑक्सीजन की मात्रा बहुते है, जितना इसको चाहिए उतना है, तब ये इक्वेशन आएगा। दूसरा, जब ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, जितनी है उतना नहीं है, मतलब जितनी चाहिए उतना नहीं है, बहुत ही कम है, तो ये इक्वेशन आएगा। और जब ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल वो अनुपस्थित है, तो क्या होगा, तो ये आएगा, क्लियर। आप ध्यान समझना, अब इसी को यहां ध्यान दो बेटा, इसी को जब ध्यान समझना, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है, किसमें टूटता है, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, और टूट के हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है, तो ऐसे ही श्वसन को हम वायवीय श्वसन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, याद रखोगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 मिनट, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बाबू वायवीय श्वसन। आए बस समझ में, क्या बोलेंगे इसको, वायवीय श्वसन कहेंगे। 1 मिनट मिटा दे इसको, तो कंफ्यूजन होगा तुम लोग को, तो क्या बोलेंगे इसको, वायवीय श्वसन कहेंगे। कोई डाउट है यहां तक। और ये दोनों ध्यान समझो, ये दोनों क्या हो रहे हैं,
तो ये दोनों, एक तो ऑक्सीजन की बहुत कम उपस्थिति में टूट रहा है और दूसरा बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं है तब टूट रहा है, तो इसीलिए इनको हम बोलते हैं अवायवीय, अवायवीय श्वसन। तो बेटा कोई आपसे पूछे कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, कोई आपसे पूछ दे कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या बताओगे? तो बता दोगे क्या? क्या बता दोगे लालू? ध्यान देना, तुम हो बहुत चालू। क्या बता दोगे? दो। कौन कौन? एक है वायवीय और एक क्या है बेटा? एक है अवायवीय। आए बात समझ में? तो वायवीय श्वसन क्या है? जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब क्या हो रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है और बहुत अधिक एनर्जी दे रहा है, तो वायवीय श्वसन है। और जब ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की बहुत कम मात्रा मिल रही है या ऑक्सीजन की मात्रा ही नहीं मिल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? अवायवीय श्वसन कहेंगे। क्लियर? एक और पॉइंट को याद रखना, यहाँ पे समझना। वो समझने वाला पॉइंट क्या हो सकता है तुम्हारा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? अरे वाह, बड़ा अच्छा गाना याद आ गया जी। क्या होगा? सुनियो ना, और दीदी तेरा क्या होगा रब जाने, है कि नहीं? तो चलो अब इसका क्या होगा पहले इसको सोचो। आप ध्यान समझो कि यह जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस ये कहाँ होता है? तो याद रखना बाबू, यह होता है तुम्हारा कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म बोले तो कोशिका द्रव्य में। यह प्रक्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। क्लियर? क्लियर हो गया? साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में होती है। ये प्रोसेस कहाँ होता है? याद रखोगे। कोई पूछ दे तुमसे कि ये प्रोसेस कहाँ होता है, तो तुम बता दोगे क्या? इसको बता देगा सब? नहीं है तुम लोग क्या इतना समझदार? इसको क्या बता दोगे बाबू? बता दोगे कि यह कहाँ होगा? यह मांसपेशियों में होता है। कहाँ होता है? मांसपेशियों में। मांसपेशियों बोले तो मसल्स के अंदर। क्लियर? कहाँ होगा? मांसपेशियों में होता है। आप कहोगे सर ये कैसे पता चलेगा? तुम लोग देखे होंगे कि जब तुम सुबह में दौड़ते हो या कभी भी तुम बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, हेवी एक्सरसाइज करते हो, तो उसके करने के बाद तुम्हारे शरीर में क्रैम्प आ जाता है। मतलब इसको तुम लोग आमतौर पे बोलते हो कीड़ा, कि हमको कीड़ा पकड़ लिया है। क्या बोलते हो? कि कीड़ा पकड़ लिया। कीड़ा क्या है? तो एक्चुअल में क्या है कि जब तुम बहुत मेहनत कर रहे थे, जब तुम फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे थे, जब तुम रनिंग कर रहे थे, रनिंग मतलब दौड़ना होता है, दौड़, समझ रहे हो ना? जब तुम बहुत दौड़ रहे थे या बहुत हेवी एक्सरसाइज कर रहे थे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, या उस समय तुम्हारे शरीर को बहुत अधिक ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन तुम्हारे शरीर को उतना ऑक्सीजन मिल नहीं पाया जितनी तुम्हारे शरीर को जरूरत थी। तो नहीं मिल पाया, तो उस समय क्या होता है कि यही जो ग्लूकोज है, वह ग्लूकोज सही से टूटता नहीं है। जब वो सही से नहीं टूटेगा ना, तो बेटा वही क्या होगा? वही लैक्टिक एसिड के रूप में आपके मांसपेशियों में जमा होना शुरू हो जाता है। क्या होगा? वही लैक्टिक एसिड के रूप में क्या होगा? आपके मांसपेशियों में जमा होना शुरू होगा। अब वो जहां पे लैक्टिक एसिड जम करके सॉलिड बना लेगा, जिस जगह पे क्या हुआ, वो जम के सॉलिड बना लेगा, वहीं पे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, वहीं पे क्रैम्प आने स्टार्ट हो जाते हैं। आए बात समझ में? तो उसके लिए ये इक्वेशन आप याद रखेंगे। क्लियर? तो कोई पूछे कि बताइए ग्लूकोज किस जगह पे लैक्टिक एसिड के फॉर्म में टूटता है, तो बता दोगे कि मांसपेशियों में। अब तीसरा पॉइंट याद रखना कि कहाँ ऐसा होगा कि जहाँ पे कुछ इस तरीके से टूटेगा ग्लूकोज, तो याद रखना कि ये प्रक्रिया बाबू कहाँ होती है? ये होती है ईस्ट में। आए बात समझ में? फर्मेंटेशन समझते हो? नहीं समझते हो? चलो समझोगे भी नहीं, नहीं समझो तो अच्छा है, क्योंकि तुमको पता है कि बाबू फर्मेंटेशन के द्वारा ही क्या किया जाता है? शराब बनता है, दारू बनता है। तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि उसके अंदर हम ईस्ट पाउडर को डाल देते हैं। क्या करते हैं? हम उसमें ईस्ट पाउडर को डाल देते हैं, और ये क्या करता है? उसको हम पूरी तरीके से ऐसे कवर कर देते हैं उस जगह को जहाँ पे हम वाइन का फॉर्मेशन करते हैं, वाइन बनाते हैं, दारू बनाते हैं, कि वहाँ पे कोई भी जो है ना हवा का पार्टिकल भी ना जा पाए। मतलब पूरी तरीके से वो क्या हो? एयर से फ्री हो, वहाँ एयर मौजूद नहीं हो।
तो जब वहाँ एयर मौजूद नहीं होगा तो वो उसके अंदर जो ईस्ट मौजूद होता है, वो ईस्ट क्या करता है, वो ईस्ट उस पाउडर को तोड़ता है, सॉरी पाउडर को नहीं, मतलब उस अनाज को, जिस अनाज से तुम बना रहे हो या जिस फूड मटेरियल से तुम वाइन तैयार कर रहे हो, शराब तैयार कर रहे हो, वो उनको तोड़ता है। तो ईस्ट उनको तभी तोड़ पाएगा जब वहाँ पे ऑक्सीजन ना हो। बात समझ में आ रही है ना, वहाँ पे क्या हो, ऑक्सीजन ना हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा। कभी मैं इस पर चर्चा करूंगा किस तरीके से वाइन बनता है। अभी जो है थोड़ा सा इसको समझ लो। तो इन 3 पॉइंट्स को मेरा याद रखना है, हमेशा याद रखोगे इन तीनों पॉइंट्स को। क्या क्या है, कोई पूछे कि वायवीय शोषण कहाँ होगा, हो गया क्या, ध्यान दो। तो क्या है बाबू, ये क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, ये कोई पूछे कि वायवीय शोषण कहाँ होगा तो कोशिका द्रव्य में होगा। इसके अलावा क्या होगा, ये कहाँ होगा, अवायवीय क्या होगा, तो एक अवायवीय मांसपेशियों में होगा और दूसरा क्या होगा, ईस्ट में होगा। चलो इन पढ़ने के साथ साथ हम एक खुशखबरी भी तुम्हें देना चाहते हैं, और ये आप सबकी देन है कि आज आपका फैमिली 100 लोगों का हो चुका है। आज बिहार स्कॉलर्स के अंदर 100 मेंबर जुड़ चुके हैं। आज हम सबके 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके। इस तरीके से मतलब ये भरोसा जताने के लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और हम आप सबका स्वागत करते हैं अपनी एक बहुत ही खूबसूरत फैमिली के अंदर जिसका नाम है बिहार स्कॉलर्स। ऐसा ही साथ देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और कहीं भी अगर ऐसे आपको लगता है कि यहाँ पे सजेशन देने की ज़रूरत है कि सर ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाइए तो बेहतर हमें समझ में आएगा, तो आप ज़रूर सजेस्ट करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बातों को समझें, उस पर अमल करें, और हम आपके सजेशन की एक तरह से कह सकते हैं कि उसकी स्वागत करते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि भाई आप इतना अच्छा समझते हैं, ये हमें भी अपनी फैमिली मानते हैं कि हमें सजेस्ट करते हैं। बहुत खुशी होगी अगर आपका कोई भी सजेशन आता है तो। बाय द वे, इसके अलावा आप सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं इतना विश्वास दिखाने के लिए, और बिहार स्कॉलर्स फैमिली को 100 लोगों तक पहुंचाने के लिए, 100 लोगों की फैमिली बनाने के लिए। हमारा एक उम्मीद है, हम लोग की एक उम्मीद है कि ये फैमिली 100 पे नहीं 100 लाख तक जाएगी, 100 करोड़ तक जाएगी, है कि नहीं। एक दिन हमारी फैमिली बहुत बड़ी होगी और हम सब मिलकर इस चीज़ को एंजॉय करेंगे। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर से। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, सबको क्लियर हो गया कि हमारे शरीर में भोजन किस तरीके से टूटता है और किस कंडीशन में भोजन टूटेगा तो क्या बनाएगा, सबके सामने आ गया, क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। तो बेटा ध्यान से समझना, अब यहाँ पे वही चीज को मैंने लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको हम कि श्वसन की परिभाषा क्या है। तो क्या कहता है कि यह एक वो जैविक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है उसको मैं खत्म कर दूं। एक बच्चा कंफ्यूजन था कि सर सांस लेने में और श्वसन में क्या अंतर है। क्या है, सांस लेने में और श्वसन में क्या अंतर है। तो मैं बता दूं, सांस जो आप लेते हैं उसमें सिर्फ आप एयर को लेते हैं और छोड़ते हैं। बात समझ में आ रही है ना, उसमें क्या करते हैं, आप सिर्फ एयर को लेते हैं और एयर को छोड़ देते हैं, वो आपका सांस लेना, उसको हम लोग इंग्लिश में ब्रीदिंग कहते हैं। क्लियर। जबकि श्वसन में क्या होता है कि जो आप एयर लिए हैं अंदर वह टोटल एयर बाहर नहीं निकलता है, उसमें से जो ऑक्सीजन अंदर गया था वो ऑक्सीजन जा करके, और अभी आपने देखा कि उतना सारा प्रोसेस करके, मतलब कि जो भी आपने खाना खाया उसको तोड़ तोड़ के क्या करता है, वहां से एनर्जी बाहर निकालता है। एनर्जी बाहर निकालने के बाद वह CO2 में कन्वर्ट करता है वेस्ट के साथ मिल करके, और तब वो बाहर आता है। ये पूरी प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। सांस लेना और छोड़ना एक नॉर्मल प्रोसेस है, उसमें जिसमें आप एयर ले रहे हैं, एयर को छोड़ रहे हैं। जबकि श्वसन में ऐसा नहीं है। श्वसन में हम एक बार ऑक्सीजन जो ले रहे हैं वो ऑक्सीजन अंदर जाके कोशिका के अंदर चीजों को तोड़ेगा, मतलब पचे हुए खाने को तोड़ेगा, तोड़ के वहां से एनर्जी बाहर निकालेगा। क्लियर, यही अंतर होता है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि मनुष्य का श्वसन तंत्र। तो मनुष्य श्वसन तंत्र कैसे बनता है बाबू। तो इसमें नाक होता है, ग्रसनी होती है, कंठ होता है, श्वास नली होता है,
श्वास नलिकाएं होती है, फेफड़े होते हैं, वायुकोश होता है और डायफ्राम होता है। इन सबका काम हम समझा चुके हैं आपको। नाक का काम क्या है कि हवा को छानना, गर्म में नम बनाना, ठीक। ग्रसनी का काम क्या है कि वायु का मार्ग, उसको रास्ता देना कि भाई तुमको किधर से जाना है। कंठ का काम क्या है, ध्वनि का निर्माण, बताया था ना। अभी मैं बोल रहा हूं बिकॉज ऑफ लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स से वैसे मैं बोल पा रहा हूं। अगर वॉइस बॉक्स नहीं होता तो हम बोलते। कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्या बोल रहे, नहीं बोल रहे ना, मुंह तो मेरा चल रहा है ना, मुंह चल लेकिन आवाज नहीं आ रही है ना। क्यों? क्योंकि मेरा लैरिंग्स काम नहीं कर रहा है। जैसे लैरिंग्स काम करने लगेगा, मेरे मुंह से साउंड बाहर आने लगेगा, आवाज बाहर आने लगेगी। क्लियर? तो लैरिंग्स किस में हेल्प करेगा? ध्वनि निर्माण करने में। चलो, ट्रैकिया क्या करेगा? श्वास नली क्या करेगी? तो वायु में फेफड़ों तक, वायु को फेफड़ों तक पहुंचाएगी। श्वास नलिकाएं क्या करेंगी? तो फेफड़ों में वायु का वितरण करेंगी, वायु को बांट देती है, बांट के एल्वेओली में भेजती है। फेफड़ों लंग्स में क्या होता है? तो गैसों का आदान प्रदान, हम लोग पढ़ चुके हैं। एल्वेओली में क्या होगा? तो बताया था ना कि यही O2 और CO2 का क्या होता है? वास्तविक आदान प्रदान होता है। डायफ्राम क्या करता है? तो श्वास गति में सहायक पेशी। मैंने बताया था ना कि जब हम सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे तो डायफ्राम एक लिमिटेड लेवल तक ही हमारे चेस्ट को ऊपर जाने देगा और लिमिटेड तक ही नीचे जाने देगा। इसीलिए डायफ्राम बढ़ा हुआ है कि ओवरऑल तुम्हारे चेस्ट कैविटी को प्रोटेक्शन देगा, सुरक्षा देगा। आगे बढ़ते हैं। आया क्या है कि श्वसन की क्रियाएं। तो क्या करता है? श्वास लेना, डायफ्राम नीचे जाता है, फेफड़ों का आयतन बढ़ता है और हवा अंदर जाती है। होता है ना, जब तुम सांस लेते हो तो इस समय क्या होता है? डायफ्राम नीचे जाता है ना, और फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है। चलो, श्वास छोड़ना, डायफ्राम ऊपर उठता है, फेफड़ों का आदान प्रदान, फेफड़ों का आयतन घट जाता है और हवा बाहर निकल जाती है। क्लियर? आगे बढ़ो। फिर क्या कहता है? गैसों का आदान प्रदान। फेफड़ों में एल्वेओली की दीवारों से O2 क्या होता है? रक्त में जाता है और CO2 रक्त से बाहर आता है। अभी हम लोग देख चुके हैं। टिश्यू में क्या होगा? ऊतकों में क्या होगा? अभी वही ऊतक या कोशिका रक्त O2 ऊतकों को देता है। कौन? रक्त किसको देता है? ऊतकों को, टिश्यू को देता है, कोशिका को देता है O2 को, और वहां से CO2 को वापस फेफड़ों तक लेके आता है। फिर हम उसी CO2 को बाहर की दुनिया में निकाल देते हैं। फिर क्या कहता है? कोशिकीय श्वसन क्या है? तो कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। अभी बताया ना। तो क्या निकलती है वहां से? ऊर्जा निकलती है जो ATP के फॉर्म में इकट्ठा होती है। तो इसका समीकरण क्या होगा बाबू? C6H12O6 रिएक्ट विथ CO2H2 एंड ऊर्जा। यहाँ पे ऊर्जा कितनी निकलेगी? 38 ATP एंडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP का मतलब क्या होता है? याद रखोगे, एंडेनोसाइन ट्राई, ओहो फिर इंग्लिश हो गया, ट्राइफॉस्फेट, ये इसको नहीं समझना, ये इसको ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? एंडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? कोई डाउट है यहां तक? बात समझ में आई? आगे बढ़े। आगे क्या कह रहा है कि श्वसन का प्रकार। तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, मतलब कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन बता ही दिए कि अवायवीय श्वसन में क्या होगा? तो बहुत कम ऑक्सीजन के बिना क्या होगा? एक सारा काम होगा और बहुत कम ऊर्जा निकलेगी। क्लियर? दूसरा, वायवीय श्वसन में क्या होगा? तो यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा और यहाँ पे बहुत अधिक ऊर्जा निकलेगी। अभी बताए ना? गुड। चलो आगे। नेक्स्ट क्या है कि श्वसन का महत्व क्यों है? श्वसन को इतना महत्व क्यों देते हैं? ये क्यों जरूरी है? तो ये क्या करता है? हमारे शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति को कम करता है, मतलब ऊर्जा देता है हमें। यह शरीर का तापमान बनाए रखता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, अपशिष्ट गैसों को निष्कासन करता है। CO2 क्या है? एक अपशिष्ट गैस है, उसको बाहर निकालना जरूरी है। इसके अलावा ये जीवन की क्रियाओं को संचालित करने में हमारी बहुत मदद करता है। क्लियर? बस यहां तक रहा आपका मनुष्यों में श्वसन। आज अभी ये होता है मनुष्यों में श्वसन खत्म। कितना आपको समझ में आया इस चीज को जरूर बताएं। कोई अगर आपको दिक्कत आ रही है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना डाउट जरूर छोड़ें। हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से समझा सके। बाकी कोई भी अगर सुझाव हो, शिकायत हो
तो कमेंट के अंदर जरूर बताएं। और मैं फिर से आप सबको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे होने के लिए, 100 लोगों का हम पे विश्वास दिखाने के लिए आप सबको तहे दिल से स्वागत करता है बिहार स्कॉलर्स और करता रहेगा। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बिहार स्कॉलर्स हमेशा आपके साथ है। थैंक यू।